नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 5 के सॉल्यूशन को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर के सेट 4 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने सेट 1 से लेकर के 4 तक के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 5 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न बच्चों, द जनरल थ्योरी ऑफ अप्लाइमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? जे एम केन्स ने लिखा था। तो कहीं कहीं किन्स भी रहता है तो दोनों एक ही है, ठीक ना। जे एम किन्स या तो जे एम केन्स। और कब लिखा था यह पुस्तक? 1936 में लिखा था। उसी समय आपका समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ था प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, माल सूची में नियोजित संचय से क्या तात्पर्य है? तो देखिए वह माल सूची संचय जिसके लिए पहले से योजना बनाई गई हो, नियोजित माल सूची संचय कहलाता है। किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? जिसमें पहले से योजना बनाई गई हो। क्लियर है? उसके बाद देखिए केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखे। तो यहाँ पे एक अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपका 5 नंबर में और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो 3 नंबर में आएगा तो आप लोग 3 अंतर लिखिएगा, 5 नंबर में आएगा तो 5 से 6 अंतर लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं 2-3 अंतर बता देता हूं आपको। पहली बात देखिए, आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है प्यारे बच्चों। सबका हेड क्या है? आरबीआई है, ठीक ना। और व्यावसायिक बैंक किसका है? जनता का बैंक है। व्यावसायिक बैंक जनता का बैंक है। दूसरा हो गया, किसी भी देश में एक ही बैंक केंद्रीय बैंक होता है, ठीक ना। एक ही केंद्रीय बैंक होता है, मतलब आरबीआई हमारे देश में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद किसी भी देश में कई विभिन्न प्रकार के या तो विभिन्न तरह के आपके व्यावसायिक बैंक पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक ना। तो ये आपका व्यावसायिक बैंक का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए तीसरा एक मैं और दे देता हूं, जो नोट का निर्गमन होता है प्यारे बच्चों, जो मुद्रा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और वो जो निर्माण कर दिए तो उसको चलाता कौन है प्यारे बच्चों? बाजार में उतारता कौन है? व्यापारिक बैंक मुद्रा का लेन देन एवं साख मुद्रा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 डिफरेंस बता दिया, जो आपको आज रहे एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा अगर प्रश्न आते हैं तो। देखिए उसके बाद है कर यानी कि टैक्स। तो टैक्स के यहाँ पे परिभाषा आपको देना है प्यारे बच्चों। पहले भी यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक सेट में कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस बताएं। तो हर प्रकार से यहाँ पे आ रहा है प्यारे बच्चों प्रश्न, तो आपको ये टॉपिक क्लियर कर लेना है। तो देखिए प्रोफेसर डोल्टन के अनुसार कर किसी एक सरकार द्वारा लगाए जाने वाला वह अंशदान है जिसका दाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं है प्यारे बच्चों। मतलब इसका मतलब ये हुआ सरकार द्वारा लगाए जाने वाला अंशदान, मतलब अगर आप जितना कमा रहे हैं तो कुछ सामान ले रहे हैं तो कुछ अंश आपको क्या देना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे करदाता के बदले में वहां आपको सरकार कितनी सेवाएं दे रही है, आपके ऊपर पुलिस कितना लगा रही है, मतलब पुलिस गलत काम के लिए नहीं, सुरक्षा दे रही है, आपको माहौल दे रही है ना, रोड दे रही, तो इसका कितना यूज किए ये मतलब नहीं रखता है। आप ज्यादा यूज करिए और कोई सामान ही नहीं खरीदिएगा, किसी प्रकार से सरकार को आप टैक्स नहीं दीजिए, ठीक ना। तो ऐसा और यहाँ पे उस आपकी कितना सेवा दिया सरकार ये नहीं देखा जाएगा, ठीक ना। यह आपका हो गया कर, ठीक है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? कर 2 प्रकार की होती है, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिसको आप दूसरे के ऊपर हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, जैसे आयकर हो गया, संपत्ति कर में प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल हो गया। और अप्रत्यक्ष कर प्यारे बच्चों जो आप दूसरे के ऊपर हस्तांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह आपका क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर हो गया। जैसे आप माल का कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जो कर लगता है उसे क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कर है प्यारे बच्चों। देखिए मान के चलते कोई आप पूरा रोड में चल रहे हैं, सरकार आपको सेवा कर रही है, रोड बना दिया, आप चल रहे प्यारे बच्चों, आप कोई कमा ही नहीं रहे। मान के चल एक रूल है प्यारे बच्चों, 5 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो 5% टैक्स आपको आयकर देना पड़ेगा सरकार को। और आप रोड पे चल रहे हैं, कोई सामान ही नहीं खरीद रहे, ठीक ना, पैदल चल रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ से आप सरकार को कोई टैक्स तो अदा नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए क्या हो गया? तो सेवा तो मिल गई आपको, लेकिन ये सेवा पर निर्भर नहीं करता। आप रोड पे चल ही नहीं रहे लेकिन सरकार आपको वहां पे आप सामान खरीद रहे तो आपको अप्रत्यक्ष कर तो देना पड़ रहा है।
क्लियर है। उसके बाद देखिए उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न शायद रिपीटेड है प्यारे बच्चों। देखिए एक होता है उपभोक्ता वस्तु, एक होता है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु जो हम लोग पूंजी के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे हो गया मशीन, भूमि, लगान, मकान, ये सब क्या हो गया, पूंजीगत वस्तु हो गया। उपभोक्ता वस्तु जो हम लोग उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक ना। पूंजीगत वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग उससे फिर दूसरा वस्तु का निर्माण करते हैं। यार यहाँ पे उपभोक्ता वस्तु में डायरेक्ट हम लोग मान के चलते हैं कलम, तो कलम का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं कलम का। सब्जी हो गया, उपभोग करते हैं, ठीक ना। फिर उपभोग वस्तु दो प्रकार की हो जाती है, एक टिकाऊ वस्तु हो जाती है, दूसरा होता है अटिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु में क्या हो गया प्यारे बच्चों, जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या ज्यादा दिन चलता है, उपभोग करते कर रहे हैं, फ्रिज में ठंडा तो कर रहे हैं, लेकिन आप दुकान के लिए फ्रिज का प्रयोग करिएगा तो वहां पे आपका फ्रिज क्या हो जाएगा, पूंजीगत वस्तु हो जाएगा, ठीक ना। तो ये स्थान के अनुसार भी इसका नामकरण किया जाता है। पूंजीगत वस्तु में दुकान के लिए प्रयोग करेंगे, कमा रहे हैं उससे तो पूंजीगत हो गया, नहीं कमा रहे घर के लिए उपयोग करें तो ये आपका उपभोग वस्तु हो गया, उपभोक्ता वस्तु हो गया। तो क्लियर है। देखिए उपभोक्ता वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपभोग में लाता है। वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल आदि, एवं अस्थायी वस्तुएं जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए निवेश गुणांक की धारणा किसने दिया था, तो देखिए प्यारे बच्चों किसने दिया था, कीन्स ने दिया था। कीन्स ने ये धारणा दिया था प्यारे बच्चों, निवेश गुणांक, ठीक है ना। तो देखिए केन्स ने, कीन्स या तो केन्स दोनों एक ही है, ठीक ना। तो कहीं केन्स भी लिखा रहता है, कहीं कीन्स भी लिखा रहता है, ठीक। तो केन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अभी हम लोगों ने पढ़ा द थ्योरी ऑफ अप्लाइमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, कब लिखा गया था, 1936 में निवेश गुणांक की प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, केन्स ने। उसके बाद है अवमूल्यन क्या है, तो देखिए अवमूल्यन अन्य मुद्राओं के संबंध में एक मुद्रा के मूल्य में कमी है प्यारे बच्चों। मुद्रा का मूल्य में कमी क्या हुआ, देखिए प्यारे बच्चों मान के चलते हैं डॉलर का भी, एक डॉलर आपका कितना 75 रुपया के बराबर है। तो ये क्या है, मुद्रा के मूल्य में तो कमी है प्यारे बच्चों। उसके तुलना में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू तो गिर गया ना, हम लोग 75 रुपया और उसका 1 रुपया अमेरिका लग बराबर हो जा रहा है। तो मुद्रा के मूल्य में तो हमारा जरूर कमी है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति पढ़िएगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यह किसी अन्य मुद्राओं के समूह या मानक के सापेक्ष में किसी देश की मुद्रा की मूल्य जानबूझकर नीचे और समायोजन है। क्लियर है। उसके बाद देखिए किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का उल्लेख करें। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, ये क्या हो जाती है, उसके बाद आपका सरकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है, और ये दोनों मिल जाता है, कहीं दोनों का छिटपिट रहता है, तो उससे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अर्थव्यवस्था का जिक्र नहीं है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे समाजवादी भी है, इस सरकारी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी है, सरकारी और आपका निजी अर्थव्यवस्था भी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। तो यहाँ उस भारत के बारे में ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों सरकार की क्या भूमिका रहती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका तय करने से पहले यह बहुत ही जानना जरूरी है कि उस अर्थव्यवस्था में कौन सी आर्थिक प्रणालियां प्रचलन है। आर्थिक प्रणालियां 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका अलग अलग होती है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ अर्थव्यवस्था में सरकार एवं पूंजीपतियों दोनों की हिस्सेदारी है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार प्राप्त होता है, तो कुछ क्षेत्रों में पूंजीपतियों के साथ मिलजुल कर भूमिका में होती है प्यारे बच्चों। जैसे सरकारी अर्थव्यवस्था, जैसे आपका कंपनी हो गया प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार सारी कंपनियों को बेच देती है, तो उन कंपनियों पर सरकार की एकाधिकार था प्यारे बच्चों। जैसे आपका हो गया रेलवे की कुछ भाग LIC सरकार की एकाधिकार था प्यारे बच्चों। अब क्या हो रहा है, इसके शेयर बेचे जा रहे हैं, इसमें पूंजीपतियों और दोनों भारतीय सरकार के भी शेयर मतलब मिल जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों की हिस्सेदारी हो रही है प्यारे बच्चों, एकाधिकार किसी का नहीं है, ठीक है ना। तो यही सरकार की क्या भूमिका हो, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे तो, नहीं तो PDF तो आपको अभी PDF नहीं दे सकते। PDF देंगे तो कोई वीडियो देखेगा ही नहीं, समझ लो मेरे बात को। PDF देंगे हम तो वीडियो को देखेगा नहीं, इसलिए आप लोग लिखिए, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपको कम याद करना पड़ेगा, आपका भी याद हो जाएगा, ठीक ना। 9 नंबर का प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, वे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो आर्थिक एजेंट किसको कहते हैं, शायद सेट 1 और सेट 4 में था प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था।
तो देखिए यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्री नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोर्ड इस प्रकार की संस्था जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट कहा जाता है। तो आरबीआई हो गया, भारतीय शेयर मार्केट हो गया प्यारे बच्चों, विनिमय बोर्ड हो गया, ठीक ना। ये आपकी क्या है, ये वे इस प्रकार की संस्था है जिन्हें आर्थिक समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट कहा जाता है। करते हैं विधि अथवा भारत में संविधान में जैसे कि परिभाषित की गई है कि ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य उन व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों में के लक्ष्य नहीं है जो निजी अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से व्यक्तिगत निर्णयों से अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से स्पष्ट क्या होता है, उनको आर्थिक उद्देश्यों निजी लाभ अर्जित के बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार से क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता है, इसका अनुपालन संपूर्ण देश और उनकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये आपका 9 नंबर का प्रश्न हो गया प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि आपका मशीन हो गया प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग पूंजी का रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्रिज आप खरीदे किसके लिए, ठंडा बेचने के लिए, तब पूंजीगत वस्तु हो गया। एक टेम्पो गाड़ी खरीदे किससे, सवारी ढोने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए, तो क्या हो गया, वो पूंजीगत वस्तु हो गया, ठीक ना। और पूंजीगत वस्तु श्रमिक की कार्य की क्षमता को बढ़ाती है। तो आपको एक उदाहरण के साथ किस प्रकार से पूंजीगत वस्तु श्रमिक की कार्य को क्षमता को बढ़ाती है यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु कैसे हो गए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मैं मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर बताया था, सेट 4 तक मैंने डिफरेंस किया है, ठीक ना। तो आप लोग उसे देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए और इस उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखिए यदि उत्पादन के संपूर्ण कार्य को श्रमिक द्वारा किया जाए तो उत्पादन प्रक्रिया में खर्च भी अधिक आएगा और समय भी अधिक लगेगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, मान के चलते हैं कोई भी वस्तु देखिए मशीन आ गया तो कितना आसान हो गया। पहले क्या करते थे हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, गेहूं को क्या करते थे, पीसते थे, खुद पीसते थे मिल के थ्रू, ये चक्की के थ्रू, उसको क्या करते थे, आटा बनाते थे। लेकिन अब जब मशीन आ गया प्यारे बच्चों तो क्या होता है, उससे कम समय भी लगता है और उससे क्या होती, खर्च भी कम होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। कम समय में ज्यादा गेहूं पीस लेते हैं, उतना ही बहुत कम खर्च भी बहुत कम लगता है, में अधिक उत्पादन हो सके, जो श्रमिकों की कार्य की क्षमता को बढ़ा देती है। मतलब मशीन से क्या होता है, कम समय में अधिक उत्पादन हो जाती है। इससे क्या होती है कि उतने ही श्रमिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन की सहायता से बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर ले रहे प्यारे बच्चों। अन्य किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिक एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। मतलब मशीन और मजदूर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 11 नंबर का, मुद्रा के अलावे 3 ऐसी परिसंपत्तियों का उल्लेख कीजिए जो मूल्य संचय का कार्य कर सकती है, ठीक ना। मूल्य संचय का कार्य कर सकती है, उसके बारे में यहाँ पे मतलब जिस तरह से मुद्रा का देखिए एक बार यहाँ से फिर से, मुद्रा के अलावे 3 ऐसी परिसंपत्तियों या तो वस्तुओं का यहाँ पे उल्लेख करना है प्यारे बच्चों जो मूल्य संचय का कार्य कर सकती है। इन परिसंपत्तियों के मूल्य संचय का कार्य करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती है, यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। मुद्रा का मूल्य संचय तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वस्तुओं या 3 वस्तुओं के बारे में आपको बताना है, उससे क्या कठिनाई उत्पन्न होती है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए मुद्रा के अलावा 3 परिसंपत्तियां जो मूल्य का संचय का कार्य कर सकती है, ये स्वर्ण यानी कि सोना, भूमि एवं वित्तीय संपत्ति। एक वित्तीय संपत्ति एक गैर संपत्ति का जिसका मूल्य एक संविदात्मक दावे से प्राप्त है, जैसे कि बैंक में जमा रोकड़, बॉन्ड, कंपनियों के शेयर पूंजी में भागीदारी। तो देखिए प्यारे बच्चों, सोना, भूमि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, धन का इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब फंसा दिए भूमि में, पैसा लगा दिए तो क्या हो सकता है, वो तो सड़गल नहीं सकता है, ठीक ना। सोना भी हम लोग कर सकते हैं, संचय सोना से भी कर सकते हैं, और शेयर बॉन्ड जो कंपनी में लगाते हैं हम लोग निवेश करते हैं उससे भी कर सकते हैं। इस पर ब्याज भी कमाई जा सकती है। देखिए आधुनिक बैंकिंग का विकास मुद्रा के इसी कार्य के द्वारा संभव हुआ। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि अधिक मात्रा में पूंजी संचय हो।
इसके लिए मुद्रा का मूल्य स्थिर बनाए रखना आवश्यक है ताकि लोग अपनी बचतें सोना, भूमि अथवा अन्य किसी रूप में न रखने लगे। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, मुद्रा का इतना भी वैल्यू ना गिर जाना। आप लोग समझिएगा, बोलिएगा कि सर मुद्रा का वैल्यू कैसे गिरेगा? तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी प्यारे बच्चों कि देखिए एक देश का एग्जांपल लेते हैं। वियतनाम का नाम सुना है क्या आप लोग? सॉरी, वेनेजुला का नाम सुना है क्या? वहां पे 40,000 रुपए किलो सब्जी, कुछ भी सब्जी खरीदिए 40-50,000 रुपए केजी है। तो यहाँ पे देखिए आके पड़ोस में पाकिस्तान है, 12,000 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है, गैस का सिलेंडर। तो उसके मुद्रा का क्या हुआ प्यारे बच्चों? वैल्यू गिर गया है, ठीक ना? क्या हुआ है? उसकी मुद्रा का वैल्यू गिर गया है। तो मुद्रा का अब क्या करेंगे? एक किलो सब्जी हमको खरीदना है, अब 40,000 रुपया, तो कितना पैसा होगा? बोरम पैसा भर के ले जाना पड़ेगा। अगर कुछ सामान खरीदने मार्केट जाएंगे तो वहां पे क्या हो रहा है? मुद्रा का वैल्यू गिर गया। तो मुद्रा के रूप में संचय कर सकते हैं क्या? नहीं, बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी उतना पैसा इकट्ठा करने में, ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं? भूमि, सोना के रूप में संचय कर सकते हैं। तो यही आपको ध्यान में रखना कि मुद्रा का वैल्यू उतना नहीं गिराना है, ठीक ना? मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। मूल्य का संचय अमौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में भी किया जा सकता है, परंतु इसका मुद्रा के रूप में मूल्य घट जाने की संभावनाएं बनी रहती है। मतलब परिसंपत्तियों के रूप में हम लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कोई सामान के रूप में हम लोग कर लिए, ठीक ना? सोना खरीद लिए, सोना अगर मान के चलता है 1 किलो खरीद के हम लोगों ने रख लिया प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? सोना का दाम तो बढ़ घट सकता है ना। तो इससे क्या हो सकती है? मान के चलते हैं 75,000 में, 75 लाख में 1 किलो सोना खरीदे, एग्जाम्पल दे रहे हैं यार। 75 लाख में 1 किलो सोना हम लोगों ने खरीदा और अभी दाम घट के 60 लाख हो गया, तो 15 लाख का घाटा लग जाएगा। तो संपत्तियों की इकट्ठा करने में ये परेशानियां सबसे ज्यादा, संपत्ति के रूप में मुद्रा का संचय करना एक काफी परेशानियां वाली बात यहाँ पे एक मुख्य सामने मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो क्या होगी? इससे दाम घट भी सकता है और बढ़ भी कर सकता है, ठीक ना? तो मुद्रा का क्या होती है भारत में, आप देख सकते हैं मुद्रा का यहाँ पे एक शर्त पहले आपको मैंने बता दिया कि मुद्रा का वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस परिसंपत्तियों का संचय करना पड़ेगा। और परिसंपत्तियों का संचय करने से क्या होता है? परिसंपत्तियों का आपका वैल्यू तो गिरते रहता है और बढ़ते रहता है, ठीक ना? और देखिए इसका मुद्रा के रूप में मूल्य घट जाने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अधिक तरलता भी नहीं होती है। लोगों के द्वारा मूल्य का संचय मुद्रा के रूप में अथवा अमौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में किए जाने का निर्णय बहुत कुछ कीमतों की स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब उसकी कीमत पर, स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर दाम घटेगा कि बढ़ेगा, इस पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए मूल्यों को संचय वस्तुओं के रूप में हो सकता है, परंतु मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने के निम्नलिखित कठिनाइयां होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, हो तो सकता है, सोना खरीद के तो रख सकते हैं, हमने फंसा के पैसा रख सकते हैं, मतलब जिस तरह से मुद्रा रख सकते हैं, घर रखते हैं ना 10-20 हजार स्टॉक में, उस तरह सोना भी रख सकते हैं। लेकिन क्या क्या कठिनाई है यहाँ पे देखिए, मूल्य को वस्तुओं के रूप में संचित करने से अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलते कोई दूसरा चीज खरीदे, कोई सस्ता चीज हम लोग रखते हैं प्यारे बच्चों, जिसे आटा के रूप में रखते हैं। 1200 रुपया कितना होगा? अभी 1200 रुपये में एक बोरा आटा मिलता है, ठीक ना? 1200 रुपये में 50 केजी आटा मिलता है। तो 1200 रुपया कितना हुआ? उंगली में 2 को नोट देंगे, 3 को नोट देंगे, 1200 रुपया हो गया प्यारे बच्चों। 2 को 500 हुआ, 1 थिया, ये 200 हुआ, तो कितना हो गया? 1200 हो गया, रख सकते हैं। लेकिन उसको 1200 रुपया 50 किलो आटा खरीदेंगे तो कितना जगह टेढ़ेगा? बहुत सारा जगह टेढ़ लेगा, ठीक ना? तो इससे क्या होगी? वो अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है वस्तु के रूप में संचय करेंगे तो। वस्तु में नासमान होती है, मतलब बहुत सारी वस्तुएं क्या होती है, आटा को तो आप ज्यादा दिन रख नहीं सकते प्यारे बच्चों, भले ही सोना को रख सकते हैं, आटा को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। आटा कुछ 10-20 दिन के बाद, 100 दिन, 50 दिन के बाद आटा क्या हो जाएगा? 1-2 महीना के बाद सड़ गल सकता है, ठीक ना? तो ये नासमान हो जाती है, ये वस्तुएं नासमान होती है। वस्तुओं के मूल्य में अंतर आ जाता है। मतलब पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ समय के अनुसार है। अभी मान के चलिए कोई भी वस्तु का दाम बढ़ा हुआ है, तो कुछ समय के बाद वह वस्तु, अभी मान के चलिए टमाटर देखिए 10 रुपए किलो है प्यारे बच्चों, तो अगर अभी 10 रुपए किलो है, कहीं कहीं 5 रुपए भी किलो मिल रहा होगा, तो अभी इसी का देखिए प्यारे बच्चों क्या होती है, अगर अभी 1 महीना के बाद दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगी? 30 रुपए 40 रुपए किलो हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? फ्लक्चुएट करते रहता है। दाम तो बढ़ गया तो आपका फायदा हो जाएगा, लेकिन दाम अभी 10 रुपये आप खरीद लिए और 5 रुपये बेच रहे हैं तो घाटा हो जाएगा ना। तो इससे क्या होती है? वस्तुओं के मूल्य में अंतर आ जाता है। चौथा देखिए, वस्तुओं को रखे हुए मूल्य ह्रास होता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए मूल्य संचय करना चाहता है तो उसका क्या संचय करेगा? क्या वह बारातियों का भोजन बनवा कर रख देगा? क्या वह फर्नीचर खरीद कर रख देगा? तो भोजन बना के तो नहीं रख सकते प्यारे बच्चों, फर्नीचर खरीद के रखेंगे तो फर्नीचर तो धीरे धीरे खराब होते चलेगा ना, लकड़ी है बीत जाएगा, वह पुराना होते चलेगा, तो उसका मूल्य ह्रास भी होते चलता है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न देखिए, एक देश का उपभोग फलन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना।
तो C इक्वल टू दिया हुआ है 100 प्लस 0.8 y है। इसका उपभोग फलन की यहाँ पे फलन जो दिया हुआ है उसका वहां पे व्याख्या करना है। तो देखिए उपभोग फलन का तात्पर्य होता है कि उपभोग वही योग आय पर निर्भर करता है, यानी कि जो आप उपभोग करते हैं प्यारे बच्चों, खर्च करते हैं, वो किस पर निर्भर करता है? आय पर तो ही निर्भर करता है। जितना आप कमाइएगा उसी के अनुसार क्या कीजिएगा? खर्च करिएगा, और उसी के अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा? बचत करिएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों? फंक्शन ऑफ इनकम, y इक्वल टू इनकम होता है ना, दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त समीकरण में c इक्वल टू 100 प्लस 0y है, बतलाता है कि स्वतंत्र उपभोग कितना है? 100 है। मतलब 100 ऐसा उपभोग है प्यारे बच्चों, अगर आप कमाएं फिर भी आपको जीने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आप ना कमाएं फिर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो देखिए इसका अर्थ यह होता है कि जब व्यक्ति का आय क्या हो जाए प्यारे बच्चों? शून्य हो जाए, मतलब कुछ भी ना कमाए, तब भी उसका उपभोग कितना रहेगा? 100 रहेगा। जो उपभोक्ता पूर्व की बचत में जो पहले बचा के रखते हैं उसे खर्च करता है, या तो कर्ज लेके खर्च करता है। जीने के लिए तो कुछ खर्च करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। इस समीकरण में दूसरा भाग 0.8 है। अभी आप लोगों ने पढ़ा c इक्वल टू 100 प्लस आपका 0.8 y है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है? सीमांत उपभोग परिवृत्ति है प्यारे बच्चों। यह बतलाता है कि इसका अर्थ होता है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा। मतलब आय बढ़ेगा तो क्या होगा? उपभोग भी बढ़ेगा। आय घटेगा तो क्या होगा? उपभोग भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे 100 आपका फिक्स है, बढ़े या घटे 100 तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, चाहे आप कमाए या तो ना कमाए। तो जीरो यहाँ पे क्या हुआ? 0.8 ये क्या है? एमपीसी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में, एमपीसी का मतलब क्या होता है? आय की, और एमपीसी होता है, एक होता है एमपीएस। एमपीएस का मतलब क्या होता है? सीमांत बचत परिवर्ती, मतलब आय में परिवर्तन होने से बचत में कितना परिवर्तन होता है। और एमपीसी का मतलब क्या होता है? सीमांत उपभोग परिवर्ती, मतलब कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक ना। तो देखिए उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का आय 500 रुपया है, अर्थात उसका 80% 400 रुपया वह खर्च करेगा, ठीक ना। मान के चलते यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, देख सकते हैं सी इक्वल टू क्या था? 100 तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। सो और यहाँ पे 0.8 इंटू 500, तो 0.5 का 0.8 से गुणा करें, क्या करेंगे? क्या होगा? 500 का 400 होगा ना, तो ये आपका 400 हो गया प्यारे बच्चों, उपभोग के लिए खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। क्यों? मतलब सार्वजनिक वस्तु क्या हो गया? रोड हो गया, ट्रेन हो गया, और प्रकार की जितने भी वस्तुएं प्यारे बच्चों, जैसे प्रशासन हो गया, उसमें तो खर्च करते हैं ना। तालाब नहर हो गया प्यारे बच्चों, तो रोड, आपके गली मोहल्ले में देखिएगा पानी के लिए चापाकल लगाए। तो सार्वजनिक वस्तु सरकार क्यों देते हैं? क्योंकि इसका उपयोग सब करते हैं और हम लोग इसके लिए टैक्स पे करते हैं प्यारे बच्चों। इस वजह से सरकार सार्वजनिक वस्तु की पूर्ति कौन करता है? सरकार करता है। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि डिफेंस हो गया, सड़कें, प्रशासन आदि वस्तुओं या सेवाओं को सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सार्वजनिक वस्तुएं निम्नलिखित कारणों से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला कारण है सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता होता है, बल्कि इनके लाभ सभी व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है, ठीक ना। रोड का लाभ तो क्या एक ही व्यक्ति लेता है? क्या एक व्यक्ति लेता है, मतलब निजी हो गया, निजी, किसी का निजी है। ये मोबाइल जो हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, ये मोबाइल मेरा निजी है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक क्या हो गया सर? सार्वजनिक जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सार्वजनिक हो गया, ठीक है ना। जिसे आप, ये एग्जाम्पल थोड़ा सूट नहीं बैठा, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। किसी व्यक्ति का एक कार है प्यारे बच्चों, एक कार है, ठीक ना। कार का स्पेलिंग सही ना? हाँ, जो भी रहे, इंग्लिश बहुत माशाल्लाह है यार, बहुत ही खराब इंग्लिश है, ठीक ना। तो देखिए, तो एक कार है प्यारे बच्चों, निजी व्यक्ति का, निजी कार है आपका। तो इसमें क्या दूसरा को, आपका किसी व्यक्ति का, तो उसे चढ़ने देगा क्या? आपको कार में पैसा दीजिएगा तभी चढ़ने देगा, नहीं तो नहीं चढ़ने देगा, ठीक ना। और सार्वजनिक का जो ट्रेन है एक सार्वजनिक वस्तु, तो इसमें कोई भी चढ़ सकता है, भले ही इनकम नहीं है तो मतलब कोई भी चढ़ सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो सार्वजनिक का उपयोग गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति सब करते हैं। और निजी का व्यक्ति, निजी वस्तुओं का उपभोग सिर्फ जिसका वो रहेगा वही कर सकता है, ठीक ना, जिसका वो मालिक रहेगा। देखिए इसमें प्रयोग के कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, ठीक ना। तीसरा इसमें एक व्यक्ति दूसरे को लाभ में कमी किए बिना वस्तु का लाभ उठा सकता है, ठीक है। दूसरे के लाभ में कमी किए बिना, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना इसमें लाभ उठा सकता है, ठीक है। चौथा देखिए, वह व्यक्ति जो निजी वस्तुओं का भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता नहीं रखता है,
उसे निजी वस्तुओं का उपभोग से वंचित किया जा सकता है, परंतु सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में यह सोचना प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी भी व्यक्ति को भुगतान कर सकता है या नहीं सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मान के चलते हैं आपके पास पैसा नहीं है तो आप कार तो नहीं ले सकते ना, लेकिन अगर सरकारी सरकारी कार है, सरकारी बस है प्यारे बच्चों, तो इस पर आप चढ़ सकते हैं। तो सभी को बराबर करने के लिए इस एक तरह से और समझिए, किसी व्यक्ति के पास पूरा पैसा है, ठीक ना, उसके पास क्या है, कार है प्यारे बच्चों, एक कार है, ठीक ना, एक कार से वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वे दूसरी जगह कैसे जाएंगे? तो सरकार क्या करता है, सार्वजनिक वस्तु उपयोग करो। आप लोग के यहाँ बस नहीं चलता होगा, लेकिन दूसरे राज्य में क्या है प्यारे बच्चों, बस, सरकारी बस है, उस पर आप भाड़ा दीजिए और एक स्थान से दूसरे स्थान आप लोग चले जाइए। तो इससे क्या हुआ, जो गरीब व्यक्ति है उसका भी उपयोग हो, उसका भी काम में आ गया, वो भी किसी चीज से वंचित नहीं रहे। वरना गरीब व्यक्ति कहीं जा ही नहीं सकते, कभी गाड़ी में चढ़ ही नहीं पाते, पैसा रहेगा तब ना चढ़ेगा। समझ गए होंगे? इस वजह से गरीब व्यक्तियों की फायदा के लिए भी इसका उपयोग किया सरकार के द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए, व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों को स्पष्ट करिए। तो देखिए, व्यापार संतुलन से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात मूल्यों में कुल अंतर को शेष को से होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये व्यापार संतुलन यहाँ पे अदृश्य मदों का करना है, लेकिन व्यापार संतुलन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो यहाँ पे देखिए फिर से, दृश्य भौतिक वस्तुओं एवं आयात निर्यात के मूल्यों के कुल अंतर के शेष से होता है। व्यापार शेष धनात्मक या ऋणात्मक के निर्धारण केवल दृश्य मदों पर ही विचार किया जाता है। स्पष्ट इसमें ना तो अदृश्य मदों और ना ही पूंजी अंतरणों को शामिल किया जाता है। अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं के आयात निर्यात को, जैसे जहाजरानी, बीमा, बैंकिंग आदि, जो दो देशों की बीच की ब्याज, लाभांश और भुगतान पर्यटकों के द्वारा किया गया खर्च आदि आते हैं, जिन्हें व्यापार संतुलन में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपका 14 नंबर का प्रश्न हो गया प्यारे बच्चों। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो लिख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं पीडीएफ अगर आपको दे दूंगा तो ये पीडीएफ सभी के पास चल जाएगा, ठीक है, सभी के पास जाएगा प्यारे बच्चों। तो कोई पढ़ेगा नहीं, वीडियो देखेगा नहीं, तो हमें अर्निंग कैसे होगी, वीडियो से होगी ना। तो पीडीएफ का तो मैं पैसा ले नहीं सकता हूँ आप लोगों से, तो मैं प्रयास करूंगा, आप लोग लिखिए, भी 1-2 दिन में आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक ना, कोशिश करूंगा पीडीएफ 1-2 दिन में देने का। इस पे क्या होगा, लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप बिना लैपटॉप का वाटर मार्क मार नहीं सकते। जैसे यहाँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी पीडीएफ में, जो पीडीएफ देता है उसका यहाँ पे वाटर मार्क रहता है प्यारे बच्चों, लिखा रहता है, लेकिन वह इफेक्ट नहीं करता लिखा हुआ होने से। लिखा हुआ रहता है द पीसीएम, मुझे मान के चलते हैं उत्कर्ष, आप लोगों ने देखा होगा, तो कोई और चैनल का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 इसका कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है।